माय डियर बीए क्लास स्टूडेंट, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। आप सभी का धरा क्लासेस में स्वागत है। आज मैं बीए क्लास के संबंधित विषय जो भी हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर में अपीयर होने जा रहे हैं हमारे विद्यार्थी बीए की क्लास में, तो प्रथम सेमेस्टर में जो हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, परीक्षा उनकी आ गई है, तो मैं उनके विषय में इस मॉडल पेपर को तैयार किया हूं। आप लोग विशेष रूप से इस मॉडल पेपर को देखेंगे, पूरी तरह से आपको लाभ मिलेगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ पे देखेंगे ऊपर से बीए प्रथम वर्ष हिंदी प्रथम सेमेस्टर, जो आपका प्रश्न पत्र होगा उसको आपको ध्यान से देखना समझना है कि हमको प्रथम सेमेस्टर का पेपर देना है और बीए प्रथम वर्ष में हमको क्या देना है, हिंदी। और प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका होगा वो हिंदी काव्य होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि हिंदी काव्य का हमको पेपर देना है। अब हिंदी काव्य के अंतर्गत आपको सारी चीज़ों की जानकारी प्रत्येक टॉपिक वाइज, इसमें खंड वाइज जो चीज़ें बताई जा रही हैं, खंड आ बा सा, तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताता चलूँगा। आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो बनी थी 2020 के अनुसार नवीनतम परीक्षा प्रारूप हेतु विश्वविद्यालयों के दिशा निर्देश, जिन विश्वविद्यालयों में जो दिशा निर्देश दिया गया था वो चीज़ आप पहले समझ लें। उसके पश्चात आपको जानना है कि क्या दिशा निर्देश थे इसमें और किस विषय पर हमको विशेष ध्यान देना है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखेंगे इसमें निर्देश दिया गया है कि तीन मेजर विषयों और एक इलेक्टिव विषय के बाह्य मूल्यांकन से संबंधित 75 अंकों की परीक्षा की व्यवस्था होगी। यानी इसमें जो आपके पेपर होंगे वो 75 अंक के होंगे और 3 मेजर विषय आपके जो होते हैं, जो भी 3 विषय आप लेते हैं, और एक इलेक्टिव विषय होता है जो चुनावी विषय जिसको आप चॉइस करते हैं, एक विषय वो होता है। तो इस तरह से आपके 75 अंक इसके निर्धारित किए गए हैं प्रत्येक विषय के। तो देखेंगे परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का प्रारूप निम्न प्रकार होगा। जो परीक्षा होगी आपकी, उसके जो मॉडल बताए गए हैं मॉडल इस प्रकार से होंगे। बिल्कुल ध्यान से आप समझेंगे इसको, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम निर्धारित अंक 75 होंगे। यानी प्रत्येक विषय जो भी आपका होगा, जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, संस्कृत हुआ, समाज शास्त्र हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, जो भी सब्जेक्ट आप लिए हुए हैं, तो उस सब्जेक्ट का जो निर्धारित अंक है वो कितना होगा, 75 अंक निर्धारित किया गया है। दूसरा पॉइंट ये है, आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र के लिए परीक्षा की निर्धारित समयावधि 3 घंटे होगी। जो समय दिया जाएगा इसके लिए, उसको आपको कितना समय दिया जाएगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसको भी हमें ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चन हमें करने हैं और वो समय, हमारी सीमा जो है 3 घंटे की ही होगी। प्रश्न पत्र द्विभाषीय अर्थात हिंदी एवं अंग्रेजी में मुद्रित होंगे। जो प्रश्न पत्र आपको मिलेगा वो प्रश्न पत्र आपका 2 भाषा में होगा, 2 लैंग्वेज में होगा, वो हिंदी और इंग्लिश में होगा। आप चाहें तो हिंदी लैंग्वेज को पढ़ करके क्वेश्चन का आंसर दें, अथवा चाहें तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ करके क्वेश्चन का आंसर दें। तो ये है, आपको ध्यान रखना है कि पेपर हमारा 2 मुख्य भाषाओं में होगा। फोर्थ नंबर पॉइंट ये है, आपको फोर्थ चीज़ें आप जाननी है आपको कि प्रश्न पत्र 3 खंडों क्रमशः खंड आ, जिसको सेक्शन ए कहेंगे, और खंड बा सेक्शन बी, और खंड सा सेक्शन सी, यानी 3 खंडों में आपका प्रश्न पत्र होगा और प्रत्येक खंड से आपको क्वेश्चन करने होंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। जैसे हम परीक्षा में अपीयर होने जा रहे हैं, परीक्षा में बैठने जा रहे हैं और सीधे फर्स्ट सेमेस्टर में आ रहे हैं, क्योंकि इंटर के बाद ये हमारी पहली जो है ग्रेजुएशन की फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होगा, तो हमको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो हम समझें, ये जो सेक्शन होगा आपका खंड आ, यानी सेक्शन ए जो होगा, ये खंड आ जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। में 10 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न करने होंगे आपको, उसमें से जो अति लघु उत्तरीय होगा उसमें से आपको 10 प्रश्न करने होंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। जो 10 प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 2 अंक निर्धारित होगा। यानी जो क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो प्रत्येक प्रश्न के जो है 2 मार्क्स निर्धारित किए जाएंगे। देखिए 20 नंबर आपका ये इसमें होगा। जो खंड आ होगा आपका, इसको हमें ध्यान रखना है कि 20 नंबर का हमारा खंड आ होगा। प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में अंकित करने होंगे। कितने शब्दों में आपको इसके उत्तर देने होंगे,
50 शब्दों में, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका उत्तर 50 शब्दों में दे सकते हैं। इस खंड में प्रश्न संबंधित विषय की संपूर्ण पाठचर्या से पूछे जाएंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट से आप जुड़े हुए हैं, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। जैसे हिंदी, हमारा हिंदी काव्य है, तो हिंदी काव्य से संबंधित ही क्वेश्चन इसमें होंगे, जो 10 अंक दिए जाएंगे। अगला देखेंगे खंड बा। खंड बा सेक्शन बी जिसको कहते हैं, यह लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में 8 प्रश्न मुद्रित होंगे, यानी 8 प्रश्न आपके पेपर में होंगे, जिनमें से मात्र आपको कितने प्रश्न करने हैं? 5 प्रश्न करने हैं। ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। 8 प्रश्न में से हमको 5 ही प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। परंतु जो है ध्यान रखिएगा कि खंड आ में आपको 10 प्रश्न होंगे और 10 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इसमें से कोई भी विकल्प आप नहीं कर पाएंगे। और दूसरे खंड में आप 8 प्रश्न में से 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आपको केवल 5 प्रश्न के आंसर देंगे आप। प्रत्येक प्रश्न के लिए 7 अंक निर्धारित होगा। कितने अंक निर्धारित होंगे? 7 अंक। तो यानी कि 5 प्रश्न आप करेंगे तो 7 इंटू 5 इंटू 7 यानी कि 35 अंक, यानी 35 अंक आपको इसमें मिलेंगे। यानी खंड बा से आपको कितने अंक मिलने वाले हैं? 35। तो 35 अंक आपको खंड बा से प्राप्त होंगे और खंड आ से आपको 20 अंक प्राप्त होंगे। तो इस तरह से आपको कितने अंक प्राप्त हो गए? कुल मिलाकर के 65 अंक प्राप्त हो गए, यानी 65 अंक के आप हकदार हो गए यदि पूरे क्वेश्चन को आपने किया है। क्योंकि 35 और जो है 55 यानी कि 55 अंक जो है, यानी कि 35 और प्लस जो है 20, तो 35-20 जो है 55, यानी 55 अंक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देखेंगे अगला जो खंड सा है हमारा, ये खंड सा देखेंगे। तो खंड सा जो हमारा होगा, ये खंड सा है सेक्शन सी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न मुद्रित होंगे। इसमें केवल आपके प्रश्न पत्र पर कितने प्रश्न दिए जाएंगे? 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से मात्र 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, यानी 4 में से 2 का ही उत्तर आपको लिखना है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, क्योंकि आप फर्स्ट चांस में बीए फर्स्ट सेमेस्टर में बैठने जा रहे हैं, तो इसलिए आपको पूरी तरह से सतर्कता रखनी है, पूरी तरह से समझ करके उत्तर देने हैं, पूरी तरह से क्वेश्चन को और पेपर से संबंधित जो सोल्यूशन दिया गया है, सारी चीज़ों को आपको समझ करके परीक्षा में बैठना है। तो देखेंगे इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से आपको केवल 2 के आंसर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित होंगे। अब आपके समझ में आ गया होगा कि जो 2 क्वेश्चन आपको करने हैं 10 अंक निर्धारित होगा, यानी कि 2 इंटू 10 यानी कि 20 नंबर। यानी कि खंड आ से आपको मिलेगा 20 नंबर, खंड बा से आपको मिलेगा 35 यानी 35 नंबर, और खंड सा से आपको मिलने वाला है कितना नंबर? 20 नंबर, यानी कि 20 नंबर। तो कुल मिलाकर के आपको 75 नंबर इसमें से प्राप्त होंगे। अब हम बताने जा रहे हैं इस मॉडल प्रारूप को, जो आपने समझा है, इसको किस तरह से हम हल करेंगे, किस तरह से इसको हमको परीक्षा में करना है। तो हम कुछ चीज़ें आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, मैं बताने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे। हिंदी लिटरेचर को, हिंदी साहित्य को विशेष रूप से आपको पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी सतर्कता से आप पेपर देंगे, अच्छे अंक आपको मिलेंगे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि मैं आपको वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, ये जो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके लिए लाए हुए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सभी यूनिवर्सिटियों में प्रायः इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि सूर्य के दीक्षा गुरु कौन थे। दीक्षा गुरु कौन होता है, हमको पहले समझना है। दीक्षा गुरु यानी दीक्षा का मतलब होता है जो हम शिक्षा से संबंधित ज्ञान को अर्जित करावे। पहले गुरु तो आपके कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। माता पिता के पश्चात जो तीसरा गुरु हमारा होता है, वो दीक्षा गुरु होता है, जिससे हम कुछ सीखते हैं। ध्यान देंगे। तो सूर्य के दीक्षा गुरु कौन थे, ये क्वेश्चन है, आपको इसका उत्तर देना है। तो इसके बहुत ही आपके आंसर बहुत ही सहज आप तरीके से आपको समझ जाएंगे। इनके नाम से आप अवगत भी हैं। वल्लभाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी जो है इनके गुरु थे। किनके गुरु थे? सूरदास जी के, यानी सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य जी। तो इसको हमें जानना है। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, सूर्य की किन रचनाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध है? कौन सी रचना ऐसी किया है सूरदास जी ने जो अभी तक संदिग्ध बनी हुई है? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है उस रचना का, आप समझेंगे, सूर सारावली।
सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये दो रचनाएं ऐसी हैं जो अभी भी प्रमाणिकता के घेरे में हैं। इनको प्रमाणित नहीं किया गया है, संदिग्ध अवस्था में है। तो इसको हमें समझना है कि सूर सारावली और साहित्य लहरी ये दो रचनाएं इनकी हैं जो कि संदिग्ध रूप से अभी भी हैं, इसे हमें ध्यान रखना है। और तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, सूर भक्ति काल की किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? भक्त काल के तो है ही हैं सूरदास जी, और किस शाखा के ये प्रतिनिधि कवि माने गए हैं इसको हमें देखना है। तो सगुण धारा की कृष्णाश्रयी शाखा के, यानी कृष्णाश्रयी शाखा, ये किस शाखा से संबंधित है? तो हम समझेंगे कृष्णाश्रयी शाखा के ये संबंधित, कृष्ण की उपासना, कृष्ण के बारे में इन्होंने जो भी लिखा है वो कृष्ण से ही संबंधित लिखा है, इसलिए इनको सगुण धारा की कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर की भक्त किस प्रकार की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी सतर्कता से आप पेपर देंगे और पूरे अंक आपको मिलेंगे। तो मैं इसकी बता रहा हूँ, सूर की भक्त किस प्रकार की है ये आपको समझना है। तो सूर की भक्ति, ये जो इसका आंसर होगा सांख्य भाव। सांख्य भाव यानी कि जो भी चीजें उन्होंने लिखा है प्रमाणिक रूप से लिखा हुआ है, तो सांख्य भाव से इनकी रचना में ये चीजें मिल रही हैं कि सूर की भक्ति किस प्रकार की भक्ति है। तो सांख्य भाव की भक्ति यहां पर इसका आंसर होगा। आगे देखेंगे, सूर सागर में, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर सागर में कितने स्कंद हैं? आपको जानना है। सूर सागर जो कि सूरदास जी की रचना है, इसमें सूर सागर में कितने स्कंद हैं? भ्रमर गीत सूर सागर के किस स्कंध से संबंधित है? किस स्कंध से यह संबंध रखता है भ्रमर गीत? तो ये हमको बताना है, तो हम इसको ध्यान देंगे। सूर सागर में 12 स्कंध हैं। आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि कुल मिलाकर कितने स्कंध हैं सूर सागर में। तो सूर सागर में 12 स्कंध हैं। भ्रमर गीत सूर सागर के 10वें स्कंध से संबंधित है। जो सूर सागर के जो है भ्रमर गीत है आपका, ये भ्रमर गीत जो है सूर सागर के 10वें स्कंध से संबंध रखता है, ये हमें ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में दो तरह से आपको आंसर देने हैं, तो समझेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर की रचनाओं के नाम बताइए। बहुत ही जी, आप हाई स्कूल इंटर से पढ़ते चले आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जानकारी होगी। यदि कहीं भूल रहे हैं तो आप समझ लें कि सूर की रचनाओं के नाम बताना है आपको। तो सूर की रचना जो है सूर सागर, ये पहली रचना है सूर सागर। दूसरी रचना क्या है? साहित्य लहरी। और दूसरा है सूर सारावली। जबकि कुछ संदिग्ध अवस्था में ये चीजें हैं, परंतु जो है हम इनको, यदि ऐसा पूछा जाता है कि सूर की रचनाओं के नाम बताइए, तो हम इन तीनों का नाम बताएंगे। आगे देखेंगे, सूर की अपनी किस रचना के कारण प्रसिद्धि मिली, यानी सूर की अपनी किस कारण से इनको प्रसिद्धि ज़्यादा प्राप्त हुई, भाई इसको बताना है हमको। क्योंकि आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं तो आपको पूरी तरह से इनके विषय में समझना है कि सूर की अपनी किस रचना के कारण इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। तो सूर सागर के कारण इनकी जो सबसे बहुत ही अलौकिक रचना है, जो क्या जिसको हम पूरी तरह से समझते हैं और जानते चले आ रहे हैं, वो क्या है? सूर सागर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुलसीदास की कौन सी रचना विश्वविख्यात है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, परंतु कंफ्यूज कर देने वाला है कि बच्चे यदि अन्य कई चीज़ों के विषय में, इनकी रचनाओं के विषय में भ्रमित हो जाएं तो अच्छी बात नहीं होती है। क्योंकि आप ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, आप बीए के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आपको पूरी तरह से समझना है कि तुलसीदास की कौन सी रचना विश्वविख्यात है। तो इसमें हम बताएंगे कि रामचरितमानस। रामचरितमानस ने तुलसीदास को क्या कर दिया था? विश्वविख्यात कर दिया था। पूरे विश्व में इनके विषय में लोग चर्चा करते हैं। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया है आपको बताना है। तो ये दोहा चौपाई, यानी दोहा और चौपाई की शैली में रामचरितमानस की रचना की गई है तुलसीदास जी के द्वारा। तो ये हम जानेंगे। अगला क्वेश्चन है जो रामचरितमानस से संबंधित, रामचरितमानस में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? आपको भाषा बताना है। तो अवधी भाषा आप लिख ले जाएंगे, इसमें किसी प्रकार की आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप कबीरदास के विषय में हम कुछ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं।
कबीर भक्ति काल की किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बी एग्जामिनेशन फर्स्ट सेमेस्टर। तो इसको देखेंगे कि कबीर भक्ति काल की किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो इसको बताना है निर्गुण ज्ञान आश्रयी, यानी कबीर दास की जो है निर्गुण ज्ञान आश्रयी शाखा के ये कवि हैं, क्योंकि इन्होंने ब्रह्म की उपासना जो भी इन्होंने रचना की है वो निर्गुण रूप से की है, निराकार रूप से। तो निराकार ब्रह्म की उपासक थे ये, तो निर्गुण ज्ञान आश्रयी शाखा के ये कवि माने गए हैं। तो इसको हमें ध्यान रखना है भक्ति काल की एक प्रतिनिधि कवि के रूप में। अगला क्वेश्चन है कबीर की प्रमुख रचनाओं के नाम बताना है आपको। तो कबीर की प्रमुख रचनाएं आपको ध्यान रखना है कि पहली रचना इनकी क्या है भाई, साखी है। दूसरी रचना क्या है, सबद। और तीसरी क्या है, रामायणी। साखी, सबद, रामायणी आपने इनके जीवन परिचय के विषय में कई बार पढ़ा होगा, जानते भी होंगे। तो साखी, सबद और रामायणी यही तीन रचनाएं कबीरदास जी की हैं प्रमुख रचनाएं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कबीर की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इजी, समझ लीजिए, आपको मैं बता रहा हूं जिसको आप जानते भी हैं। कबीर की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? यानी कबीर की रचना जो भी रचना इन्होंने किया है उस संग्रह का नाम क्या है? जो रचनाएं उनकी संग्रहित हैं तो उनका नाम क्या है, बीजक। बीजक में सारी रचना का इनके उल्लेख है, तो बीजक इसको कहते हैं। अगला देखेंगे बिहारी जी के विषय में हम कुछ बताएंगे आपको। बिहारी जी गागर में सागर भर देने वाले कवि हैं हिंदी साहित्य में। तो बिहारी ने गागर में सागर भर दिया था। आप लोग जानते हैं गागर में सागर भर देना, एक छोटे से पात्र में पूरे सागर को समाहित कर दिया जाए, यह संभव है, लेकिन अवश्य संभव है। बिहारी जी की जो रचना है और उस रचना से हमको पढ़ने से बहुत ऊंचे और बहुत ही दीर्घकालिक ज्ञान प्राप्त होते हैं। इसलिए बिहारी जी को इस संज्ञा से नवाजा गया है कि बिहारी जी गागर में सागर भर देने वाले हिंदी साहित्य के कवि हैं। तो देखेंगे यहाँ पर बिहारी ने गागर में सागर भर दिया था, किसकी उक्ति है? इस बात को कहा किसने था भाई? इसको तो हम सुनते चले आ रहे हैं, जानते चले आ रहे हैं, लेकिन किसने कहा है? तो इसको कहने वाले हैं आपके हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस बात को कहा था बिहारी जी के विषय में कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया था। ये उक्ति उन्हीं की कही हुई चीज है, उन्हीं ने इस उक्ति को कहा था। आगे देखेंगे घनानंद का संबंध रीत काल की किस काव्य धारा से है? तो घनानंद के विषय में आप जानते हैं, ये रीत काल के कवि हैं। तो इनको देखेंगे रीत स्वच्छंद काव्य धारा से, इनका जो रचना है वो रीत स्वच्छंद काव्य धारा से संबंधित है। अर्थात घनानंद संबंध रीत काल की किस काव्य धारा से संबंधित पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आपको बताना है कि रीत स्वच्छंद काव्य धारा से ये संबंधित है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो आपका अगला क्वेश्चन है घनानंद किस सम्राट के दरबार में मीर मुंशी थे? यानी किस दरबार में, जैसे दरबार में जो है कवि लोग हुआ करते थे तो मीर मुंशी का कार्य करते थे। घनानंद किस सम्राट के दरबार में मीर मुंशी के रूप में थे? तो आप देखेंगे इसका आंसर मोहम्मद शाह रंगीले की, यानी मोहम्मद शाह रंगीले, यानी इनके दरबार में ये रहते थे। ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, जानना है। ये इतिहास का भी प्रश्न है, आपको किसी भी कंपटीशन में जाना है तो ये सारी चीज़ें आपको भी जाननी आवश्यक होंगी। तो हम जानते चलेंगे, ये हमारे कोर्स से संबंधित है, हमारे सब्जेक्ट से संबंधित है, तो हम इसको पूरी तरह समझेंगे कि मोहम्मद शाह रंगीले की। अगला क्वेश्चन देखेंगे घनानंद ने किस संप्रदाय में दीक्षा ली थी? घनानंद जी के विषय में ही प्रश्न है, क्वेश्चन है कि किस संप्रदाय से इन्होंने दीक्षा ली थी? तो निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय था? निम्बार्क संप्रदाय से इन्होंने दीक्षा लिया था, ये हमको ध्यान रखना है। घनानंद ने प्रेम मार्ग को कैसा बताया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे इसको। घनानंद ने प्रेम मार्ग को कैसा बताया? तो ये हमें देखना है कि घनानंद ने प्रेम मार्ग को किस रूप में परिभाषित किया, क्या कहा इसके विषय में। प्रेम मार्ग की शाखा के विषय में, प्रेम से युक्त जो भी रचनाएं होती हैं प्रेम मार्ग की शाखा से संबंधित, यानी प्रेम से संबंधित, तो उसके विषय में उन्होंने क्या कहा? तो अत्यंत सीधा। उन्होंने क्या कहा? अत्यंत सीधा। यदि हम प्रेम मार्ग
को समझना चाहते हैं तो उसको अत्यंत सीधा इन्होंने बताया है। अगला क्वेश्चन घनानंद के विषय में समझेंगे कि घनानंद की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो घनानंद की सबसे प्रसिद्ध रचना जो आपको समझना है, ये घनानंद की सबसे प्रसिद्ध रचना आपकी है सुजान हित। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, तो हम इसको ध्यान देंगे। घनानंद की सबसे प्रसिद्ध रचना सुजान हित है, इसको हमें ध्यान रखना है। अंतिम क्वेश्चन जो आपको समझना है, घनानंद की कविता का वर्ण विषय क्या है। वर्ण विषय आपको बताना है। इसका जो मुख्य जो इन्होंने अपनी रचनाओं में जो पिरोया है, जो लिखा है, उसके विषय में बताना है। तो इनका जो है घनानंद की कविता का वर्ण विषय जो है वो क्या है, प्रेम की पीर। इनका जो मुख्य चीज़ें हैं जिसके विषय में इन्होंने बताया है अपनी रचनाओं में, तो प्रेम की पीर। अब आपको जानना है कि प्रेम की पीर क्या होती है। प्रेम कष्ट भी देता है और प्रेम प्रसन्नता भी देता है, लेकिन प्रेम की जो पीर होती है, जो कष्ट होता है, उसको इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि प्रेम की पीर क्या है। इस विषय पर उनका जो वर्ण कविता, जो कविताएं उन्होंने लिखी है घनानंद जी ने, वो एक वेदना को, पीड़ा को, प्रेम की पीड़ा को व्यक्त करती हैं। तो ये हमें समझना है। तो मैं आप लोगों से, जो हमारे बीए के स्टूडेंट हैं, हमारे मित्र हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। प्रत्येक विषय की और प्रत्येक तरह से आपको वीडियो प्राप्त होता रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही सरल ढंग से बताने का प्रयास होगा कि आप अच्छी तरीके से समझ जाएं। और क्योंकि आपकी जो परीक्षा आ रही है फर्स्ट सेमेस्टर की, वो आपके लिए फर्स्ट एग्ज़ाम होगा यूनिवर्सिटी का, इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप जो है प्रसन्न रहिए, तैयारी में लगे रहिए। जो भी तैयारी में आपकी कमियां हैं, उस कमियों को हम दूर करते रहेंगे। और अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल में इनके विषय में बताऊंगा। काव्य शास्त्र के विषय में, जो हिंदी काव्य है आपकी, उसको डिटेल में व्याख्या के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा कि कैसे आप व्याख्या लिखेंगे, किस तरह से आप संदर्भ, प्रसंग और पूरी तरह से आप लिखेंगे जिससे आपको पूरे अंक प्राप्त हो पाएं। तो नंबर, जो अंक हमारे हैं, उसको हमें पूरे प्राप्त करने हैं। पूरे प्राप्त करने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे, जिससे हर किसी के पास हमारा ये वीडियो पहुंच पावे और सभी लोग इसका लाभ उठा पाएं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।